अर्चना की आंखें खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। माँ फौरन उसके पास आकर बोली, कैसी है बेटी? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छिपाई। मैं मानती हूँ कि अच्छी परवरिश ना कर पाने के कारण तू अपने माता पिता को दोषी मानती है, पर है तो हम तेरे माँ बाप ही ना। तुझे देखकर भला हम खुश कैसे रह सकते हैं? प्लीज़ आप इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। उसी समय राउंड पर आई डॉक्टर ने उन्हें मरीज से बातें करते देखकर कहा था। नर्स को कुछ जरूरी हिदायत देते हुए चली गई। अर्चना कुछ कह पाती उससे पहले ही नर्स आ गई तथा उसने उसके मम्मी पापा से कहा, इनकी क्लीनिंग करनी है, कृपया थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर चले जाएं। नर्स साफ सफाई कर रही थी, पर अर्चना के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उससे कब और कहाँ गलती हुई। अब उसे लग रहा था कि माता पिता को दुख पहुंचाने के लिए उसने खुद जीवन को दांव पर लगा दिया। अतीत की घटनाओं के खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने से किताब के एक एक पन्ने की तरह आ जा रहे थे। अर्चना एक संपन्न परिवार से थी। माँ पापा दोनों के नौकरी करने के कारण उसे उनका सुख नहीं मिल पाया था। जब उसे माँ के हाथों का पालना चाहिए था, तब दादी की गोद में उसने आंखें खोली, बोलना और चलना सीखा। वह 1.5 साल की थी कि दादी का साया उसके सिर से उड़ गया। अब उसे लेकर माँ पापा में खींचातानी चलने लगी। तब उसके लिए एक आया का प्रबंध किया गया। एक दिन माँ ने आया को दूध में पानी मिलाकर उसे पिलाते तथा बच्चा दूध स्वयं पीते देख लिया था। उसकी गलती पर उसे डांटा तो उसने दूसरे दिन से आना ही बंद कर दिया। अब उसकी समस्या उनके सामने फिर मुंह बाई खड़ी थी। दूसरी आया मिली तो वह पहले से भी ज्यादा तेज और चालाक निकली। उसे अकेला छोड़कर वह अपने प्रेमी के साथ गप्पे लड़ाती रहती। पता लगने पर मम्मी ने उसे भी निकाल दिया। वह 2 साल की थी, फिर भी उसके जहन में आज भी क्रेज की आया का बर्ताव अंकित है। उसके स्वयं खाना ना खाने पर डांटना, झलाना या तक कि मारना, पता नहीं और भी वाक्य क्या क्या। दहशत इतनी थी कि जब भी माँ उसे क्रेच में छोड़ने के लिए जाती तो वो पहले से ही रोने लगती थी, पर मम्मा को समय से ऑफिस पहुंचना होता था, अतः उसके रोने की परवाह ना कर वह उसे आया को सौंप दिया करती थी। जब वह पढ़ने लायक हुई तब स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया गया। स्कूल की छुट्टी होती तो कभी माँ तो कभी पापा उसे स्कूल से लाकर घर छोड़ देते तथा उससे कहते कि उनके अलावा कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना और ना ही बाहर निकलना। देखने के लिए दरवाजे में उसकी हाइट के अनुसार आईपीस लगवा दिया था। एक दिन वह पड़ोस में रहने वाले सोनू की आवाज़ सुनकर बाहर चली गई तथा उसके साथ खेलने लगी। तभी माँ आई। खुला घर तथा उसे बाहर खेलते देख वह क्रोधित हो गई। दूसरे दिन से वह उसे बाहर से बंद करके जाने लगी। एक दिन उसे ना जाने क्या सूझा कि घर की पूरी चीज़ें तो उसके दायरे में थी, उसके नीचे फेंक दी। उस दिन उसकी खूब पिटाई हुई और माँ पापा में भी जमकर झगड़ा हुआ। मम्मा की परेशानी देखकर सोनू की मम्मी ने स्कूल के बाद उसे अपने घर छोड़ कर जाने के लिए कहा तो वह बहुत खुश हुई। साथ ही माँ पापा की समस्या भी हल हो गई। 4 साल ऐसे ही निकल गए, पर तभी सोनू के पापा का तबादला हो गया। अब फिर वही समस्या उत्पन्न हो गई थी। अभी वह 10 वर्ष की ही थी कि उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। वहाँ हर महीने माँ पापा उससे मिलने आते, उसके लिए अच्छी अच्छी गिफ्ट लाते, पूरा दिन उसके साथ गुजारते, पर शाम को जब वे उसे हॉस्टल छोड़कर जाने लगते तो वहाँ से रो पड़ती थी। तब माँ आंखों में आंसू भरकर कहती, बेटा मजबूरी है, जो मैं कर रही हूँ वह तेरे भविष्य के लिए ही तो कर रही हूँ। उस समय वह समझ नहीं पाती थी कि यह उनकी कैसी मजबूरी है। सब बच्चे अपने माँ पापा के पास रहते हैं, फिर वह क्यों नहीं। वह धीरे धीरे वह अपने हम उम्र साथियों के साथ घुलने मिलने लगी, क्योंकि उन सब की एक सी ही कहानी थी। वहाँ अधिकांश बच्चों को इसलिए हॉस्टल में डाला गया था क्योंकि किसी की माँ नहीं थी तो किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं था, किसी के माँ पापा उसके माता पिता की तरह ही कामकाजी थे, तो किसी ने अपने बच्चों के उन्नत भविष्य के लिए उन्हें यहाँ दाखिल करवाया था। वह छुट्टी में घर जाती तो माँ पापा की व्यस्तता देख उसे लगता कि इससे तो वह हॉस्टल में ही अच्छी थी, कम से कम वहाँ बात करने वाला कोई तो रहता है। धीरे धीरे उसके मन में विद्रोह पैदा होता गया। उसे अपने माँ पापा स्वार्थी लगने लगे, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए
उसे पैदा तो कर दिया पर उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं। एक बार उसने पूछ ही लिया, मैं आपकी ही बेटी हूँ, आप कहीं से मुझे उठाकर तो नहीं लाए हैं। उसकी मनोस्थिति समझे बिना ही मम्मा भड़क कर बोली, कैसी बातें कर रही है? कौन तेरे मन में जहर घोल रहा है? मम्मा आशंकित मन से पापा की ओर देखने लगी। पापा भी चुप कहाँ रहने वाले थे, बोल उठे, शक क्यों नहीं करेंगी? कभी प्यार के दो बोल बोले हैं? कभी उसके पास बैठकर उसकी समस्या जानने की कोशिश की है? तुम्हें तो बस हर समय काम ही काम सोचता रहता है, तो तुम क्यों नहीं उससे उसकी समस्या पूछती? तुम भी तो उसके पिता हो, क्या बच्चे को पालने की सारी जिम्मेदारी माँ की ही होती है? दोनों में तकरार इतनी बढ़ गई कि उस दिन घर में खाना ही नहीं बना। मम्मा गुस्से में चली गई। लगभग 10 बजे पापा हाथ में दूध तथा ब्रेड लेकर आए और आग्रह से खाने के लिए कहने लगे, पर उसे भूख कहाँ थी। मन की बात जुबान पर आ ही गई। पापा, अगर किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है थी तो मुझे इस दुनिया में लेकर ही क्यों आए? मेरी वजह से आप और मम्मा में झगड़ा होता है। मुझे कल ही हॉस्टल छोड़ दीजिए, मेरा यहाँ मन ही नहीं लगता। पापा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, यह तेरा घर है। घर? कैसा घर पापा? मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ। आप और मम्मा आते भी है तो सिर्फ अपनी अपनी समस्या लेकर आते हैं। मेरे लिए आप दोनों के पास समय ही नहीं है। पापा उदास मन से ऑफिस चले गए थे, पर उस दिन उसे अपने मन में बार बार उमड़ती बात कहने पर बहुत संतोष मिला। फिर जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, अपनों के प्यार के लिए तरसते मन में ही विद्रोह का अंकुर पनपने लगा। यही कारण था कि पहले जहाँ वह चुप रहा करती थी, अब अपने मन की भड़ास निकालने लगी थी तथा उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने लगी थी। ऐसा करके वह न केवल सहज हो जाया करती थी, वरना माँ पापा लड़के चेहरे देखकर उसे समीप आनंद मिलने लगा था। जाने क्यों उसे लगने लगा था, जब इन्हें ही मेरी परवाह नहीं है तो मैं ही इनकी परवाह क्यों करूं। इसी मनोस्थिति के चलते एक बार वह छुट्टियों में अपने घर न आकर अपने मित्र नेहा के घर चली गई। वहाँ उसकी मम्मी के प्यार और अपनत्व ने उसके सूनेपन में उत्साह का संचार कर दिया। उनको नेहा की एक एक फरमाइश पूरी करते देख एक बार उसने पूछा था, आंटी आपने नेहा को खुद से दूर क्यों किया? तब उन्होंने सहज उत्तर दिया था, बेटा यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है। नेहा के भविष्य के लिए हमें यह निर्णय लेना पड़ा। नेहा इस बात को जानती थी, अतः इसने इसे सहजता से लिया। घर न आने के लिए माँ का फोन आने पर उसने रूखे स्वर में उत्तर दिया, मैं यहीं अच्छी हूँ, आप और पापा ही घूम आओ। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि लौट कर आने के बाद तो आप और पापा फिर नौकरी पर जाने लगोगे और मुझे अकेले ही घर में रहना पड़ेगा। मैं यहाँ नेहा के पास ही अच्छी हूँ, कम से कम यहाँ मुझे घर होने का एहसास तो हो रहा है। अर्चना का ऐसा व्यवहार देखकर नेहा की माँ ने अवसर पाकर उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना। एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता को तुम कभी गलत मत समझना। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रही हो। आंटी, अपने बच्चे की परवरिश से ज़्यादा एक माता पिता के लिए और भी कुछ ज़रूरी है। बेटा, सबकी प्राथमिकताएं अलग होती है। कोई घर परिवार के लिए सब कुछ त्याग देता है तो कोई अपने करियर को भी जीवन का ध्येय मानते हुए घर परिवार को सहजना चाहता है। तुम्हारी माँ करियर वुमन है, उन्हें अपने करियर से प्यार है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जानती हूँ कि वह तुमसे ज़्यादा समय नहीं दे पाती, पर क्या उन्होंने तुम्हें किसी बात की कमी होने दी? आंटी की बात मानकर अर्चना घर आई तो माँ उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। पापा का भी यही हाल था। हफ्ते भर माँ छुट्टी लेकर उसके पास ही रही, उससे पूछ पूछ कर खाना बनाती और खिलाती रही। तब अचानक उसका सारा क्रोध आंखों के रास्ते बह निकला था। तब उसे एहसास हुआ था कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पर जैसे ही उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया, घर का सूनापन उसके मन मस्तिष्क पर फिर से हावी होता गया। अभी छुट्टी के 15 दिन बाकी थे, पर लग रहा था जैसे उसे आए हुए वर्षों हो गए हैं। अर्चना हॉस्टल जाने लगी तो मम्मा ने उसके लिए नई ड्रेस खरीदी, ज़रूरत का अन्य सामान खरीदवाया, यहाँ तक कि उसके पसंद के खाने की कई तरह की चीज़ें खरीद कर रखी। फिर भी न जाने क्यों इन चीज़ों में उसे माँ का प्यार नजर नहीं आया।
उसने सोच लिया, जब उन्हें उससे प्यार ही नहीं है तो वही उनकी परवाह क्यों करे। अब फ़ोन आने पर वह मम्मा से ढंग से बातें नहीं करना चाहती थी। छुट्टियां पड़ी तो उसने अपने वार्डन से वहीं रहने का आग्रह किया। पहले तो वह मानी नहीं, पर जब उसने उन्हें अपनी व्यस्तता बताई तो उन्होंने उसके मम्मी पापा को सूचना देकर रहने की इजाज़त दे दी। उसका यह रुख देखकर मम्मी पापा ने आकर उसे समझाना चाहा, तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, घर से तो मुझे यहीं अच्छा लगता है, कम से कम यहाँ मुझे अपनापन तो मिलता है। मैं यहीं रहकर कोचिंग करना चाहती हूँ। बूझे मन से अर्चना के मम्मी पापा दोनों वार्डन को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर चले गए। कुछ दिन तो वह हॉस्टल में रही, किंतु सूना हॉस्टल उसके मन के सूनेपन को और बढ़ाने लगा। अब उसे ना जाने क्यों किसी से लगता था, क्योंकि वह जिससे भी मिलती वह उसके घर के बारे में पूछता और वह अपने घर के बारे में किसी को क्या बताती। अब ना उसका पढ़ने में मन लगता और ना ही किसी अन्य काम में, यहाँ तक कि वह क्लास भी मिस करने लगी। नतीजा यह हुआ कि वह फर्स्ट टर्म में ही फेल हो गई। अर्चना की यह दशा देखकर एक दिन मिस सुजाता ने उसे बुलाकर कहा था, बेटा तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। यही अकेलापन, यही सूनापन मैंने भी सब कुछ भोगा है। अपने माता पिता के मरने के पश्चात चाचा चाची के ताने, चचेरे भाई बहनों की नफरत सब झेली है मैंने, पर मैं कभी जीवन से निराश नहीं हुई, बल्कि जितने भी मन में चोटें पड़ती गई उतनी ही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का एहसास मन में पैदा होता गया। तुम्हारे माता पिता तो है, पर जरा उन बच्चों के बारे में सोचो जो अनाथ है, बेसहारा है या दूसरों की दया पर पल रहे हैं। फिर ऐसा करके तुम किसे कष्ट दे रही हो, अपने माता पिता को या खुद को? जीवन तो तुम्हारा ही बर्बाद होगा। जीवन बहुत बहुमूल्य है बेटा, इसे व्यस्त ना होने दो। दूसरों की तरह वार्डन का समझाना भी उसे बेहद नागवारा गुजारा था, पर उसकी एक बात उसके मन मस्तिष्क में रह रहकर गूंज रही थी, जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, पर कुछ सार्थक करना बेहद कठिन। उसने सोच लिया था कि अब से वह दूसरों के बारे में ना कुछ कहेंगी और ना ही कुछ सोचेंगी। जिएंगी तो सिर्फ अपने लिए, आखिर जिंदगी उसकी है। सब तरफ से ध्यान हटाकर उसने पढ़ने में मन लगा लिया। पहले जहाँ वह ऐसे ही पास होती रही थी, अब मेरिट में आने लगी। सभी उसमें आया परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित थे। हायर सेकेंडरी में उसने अपने स्कूल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। कंप्यूटर साइंस में बीएससी करने के बाद वहीं से एमएससी करने लगी, पर तब भी वह अपने घर नहीं गई। एक बार अर्चना से मिलने आई उसकी माँ ने कहा, बेटा एक दो अच्छे लड़के मेरी निगाह में हैं, अगर तू देखकर पसंद कर ले तो हमारी एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। किस जिम्मेदारी की बात कर रही है आप? अब तक आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? सब बच्चे को माँ का आंचल चाहिए, तब आपने मुझे क्रेच में डाल दिया। जब एक बेटी को माँ के प्यार और अपनेपन की ज़रूरत थी, तब आपने हॉस्टल में डाल दिया। आपने यह भी नहीं सोचा कि आपकी मासूम बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से खाना कैसे खाती होगी, कैसे स्कूल के लिए तैयार होती होगी। आपको मुझसे नहीं, अपने करियर से ही प्यार था। बार बार आप क्यों मेरे पास आकर मेरे दंश को और गहरा कर देती है? मैंने तो मान लिया है कि मेरा कोई नहीं है, आप भी यही मान लीजिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, मुझे विवाह के नाम से नफरत है। ऐसे बंधन से क्या लाभ जिसमें दो इंसान जकड़े तो रहे पर प्यार का नामो निशान ही ना हो, दैहिक सुख से उत्पन्न संतान के प्रति जिम्मेदारी का एहसास तक ना हो। माँ चली गई थी, उनकी आंखों से निकलते आंसू उसे सुकून दे रहे थे। एक ऐसे ही क्षण जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तब अतुल ने अंदर आते हुए उससे कहा, अंधेर में क्यों बैठी हो अर्चना? याद नहीं है प्रोजेक्ट के लिए डाटा कलेक्ट करने जाना है? बस 1 मिनट रुको, ड्रेस चेंज कर लूँ। सोच से बाहर निकलकर उसने कहा था। अतुल उसका क्लासमेट था, पढ़ाई में उसकी मदद किया करता था, साथ साथ आने जाने के कारण उनमें मित्रता हो गई थी। एक दिन वो प्रोजेक्ट करके लौट रहे थे। अतुल को परेशान देखकर अर्चना ने परेशानी का कारण पूछा, तो अतुल ने कहा, मेरा मकान मालिक घर खाली करने के लिए कह दिया है। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। 1-2 जगह पता किया तो किराया बहुत मांगते हैं और उतना दे पाने की मेरी हैसियत नहीं है। तुम मेरा रूम शेयर कर लो, हम दोनों साथ पढ़ते हैं,
साथ साथ जाते हैं, एक जगह रहने से सुविधा हो जाएंगी। पर क्या मैं किसी की परवाह नहीं करती? जो मुझे अच्छा लगता है वही करती हूँ। दूसरे दिन ही अतुल शिफ्ट हो गया था। उसकी मित्र रीना ने उसके इस फैसले पर विरोध करते हुए उसे चेतावनी भी दी थी, पर उसका यही कहना था कि उसे किसी की परवाह नहीं है, उसकी ज़िंदगी है, जैसे चाहे जिए, किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। रीना ने उसका रूम अतुल के साथ शेयर करने की बात अर्चना की माँ को बता दी। वह उसे समझाने आई, फिर भी वह अपनी जीत पर अड़ी रही, तो माँ ने पैसा न भेजने का निर्णय सुना दिया। इस पर उसने भी क्रोध में कह दिया था, आज तक आपने दिया ही क्या है, सिर्फ पैसा ही ना, अगर वह भी नहीं देना चाहती तो मत दीजिए, मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। माँ रोते हुए और पापा क्रोधित होकर चले गए थे। उस दिन उसे बेहद सुकून मिला था। पता नहीं क्यों, जब जब वह माँ को रोते हुए देखती, उसे लगता जैसे उसके दुखते घावों में किसी ने मरहम लगा दिया। उसी दिन ना जाने उसे क्या हुआ कि उसने अतुल के सामने समर्पण कर दिया। अतुल ने आनाकानी भी की तो वह बोली, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों है? फिर मैं विवाह के लिए तो कह नहीं रही हूँ, हम जब चाहेंगे अलग हो जाएंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उनकी नौकरी लग गई, किंतु एक ही शहर में होने के कारण उनका संबंध कायम रहा। पूरी सावधानी बरतने के बावजूद एक दिन अर्चना को लगा जैसे उसके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो पहली बार महसूस कर रही है। वह अतुल को इस बारे में बताना चाहती ही थी कि उसने कहा, अर्चना, माँ पिताजी विवाह के लिए जोर डाल रहे हैं, अब मुझे दूसरा घर ढूंढना होगा। अतुल की बात सुनकर अर्चना चौंक गई और बोली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे ऐसी हालत में छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? कैसी हालत? अतुल ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सहयोगी तो तुम भी रहे हो, वह तो तुम्हारी वजह से। तुम्ही ने कहा था कि जब मुझे ऐतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों है? अब तुम भुगतो। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो मेरे मित्र हमदर्द रहे हो। देखो अर्चना, पिताजी मेरा विवाह तय कर चुके हैं और उन्हें मना करना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ जो विवाह जैसी संस्था में विश्वास ही ना करती हो और विवाह से पहले ही अपना शरीर किसी को देने में उसे कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता हो। परंपराओं की दुआएं मत दो अतुल, तुम भी विवाह से पहले संबंध बना चुके हो। क्या तुम उस लड़की के साथ अन्याय नहीं करोगे जिसके साथ तुम विवाह कर रहे हो? मेरी बात और है, मैं पुरुष हूँ। फिर तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? प्रमाण की बात सुनते ही अर्चना गुस्से से थरथराते हुए अतुल को मारने के लिए झपटी। वह तेजी से हटा तो सामने रखी टेबल से अर्चना टकराई और जमीन पर गिर गई। असहनीय दर्द के कारण पेट पकड़कर वह वहीं बैठ गई। अतुल ने उसे उठाना चाहा तो उसने चिल्लाकर कहा, मुझे छूना मत, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरी जिंदगी में ना कभी थे और ना हो और ना ही रहोगे। चले जाओ मेरे घर से। अतुल अपना सामान समेटकर चला गया। पूरी रात वह रोती रही। पेट दर्द सहा नहीं गया तो उठकर उसने पेन किलर खा ली। अर्चना को बार बार लगता रहा कि क्यों उसे किसी का प्यार और विश्वास नहीं मिलता। पहले माता पिता और अब अतुल। खैर, सुबह तक पेट दर्द तो ठीक हो गया था, पर मन अभी भी ठीक नहीं हुआ था। क्या करे वह इस बच्चे का? अर्चना ने सोचा, माना कि यह बच्चा उसकी जिंदगी में जबरदस्ती आ गया है, पर है तो उसका अपना अंश ही ना। वह अकेले कैसे इस बच्चे की परवरिश कर पाएंगी? क्या अपने बच्चे को वह प्यार दुलार और अपनत्व दे पाएंगी जिसके लिए वह अपने माता पिता को दोष देती रही? मन में अजीब सी कसमकस चल रही थी। अपने करियर के लिए जहाँ वह बच्चे को बलिदान देना चाहती थी, वही उसके प्रति स्नेह भी जागने लगा था। वह जानती थी कि बिना विवाह के माँ बनना समाज सह नहीं पाएगा। उसके माता पिता सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। आज ना जाने क्यों माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो उन्होंने उसे अतुल के साथ रहते देख के कहे थे, बेटा, माना कि मैं तुझे उतना प्यार दुलार नहीं दे पाई जिसकी तू हकदार थी। मैं अपराधनी हूँ तेरी, पर मेरे किए की सजा तू खुद को तो ना दे। आज हमारा समाज विवाह पूर्व संबंधों को मान्यता नहीं देता। ऐसे संबंध अवैध ही कहलाएंगे। उस समय तो वह सिर्फ वही करना चाहती थी जिससे उसके माता पिता को चोट पहुँचे। अतुल जिस पर उसने विश्वास किया, उससे उसे ही ऐसी उम्मीद नहीं थी। बार बार अतुल के
शब्द उसके मन मस्तिष्क में गूंजकर उसके अस्तित्व को नकारने लगते कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ जो विवाह जैसी संस्था में विश्वास ही ना करती हो। कभी मन करता कि आत्महत्या कर ले, तभी मन उसे धिक्कारने लगता। उसे अपने वार्डन के शब्द याद आते ही जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, लेकिन कुछ सार्थक करना बेहद ही कठिन। पर तुमने तो आसान राह ढूंढ ली है। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। ऑफिस में छुट्टी की अर्जी भिजवा दी थी। कश्मकश में इतनी ज़्यादा थी कि उसका ना बाहर निकलने का मन कर रहा था और ना ही किसी से मिलने का। पेट में दर्द उठता पर वह डॉक्टर को दिखाने के बजाय दर्दनाशक दवा खाकर दबाने की कोशिश करती रही। एक दिन जब वह ऐसे ही दर्द से तड़प रही थी तभी रीना मिलने आ पहुंची। उसकी ऐसी दशा देखकर वह अचंभित रह गई थी तथा उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे चेकअप करवाने के लिए कहा कि तुम गर्भवती हो। उसको कोई उत्तर न देते देख वह फिर बोली, तुम लड़कियों की यही तो समस्या है, जरा सी सावधानी नहीं बरतती। क्या पेट में तुम्हें कोई चोट लगी थी? अपने पति को बुलवा लो क्योंकि तुम्हारा शीघ्र ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगता है किसी चोट के कारण तुम्हारा बच्चा मर गया है और उसी के इन्फेक्शन से पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर वह दोनों चौंक गई। रीना ने बात बनाते हुए कहा, डॉक्टर ऑपरेशन कब करना पड़ेगा? दरअसल इनके पति कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, उनका इतने जल्दी आना संभव नहीं है। ऑपरेशन आज ही करना पड़ेगा। कोई तो रिश्तेदार होंगे, उन्हें जल्द ही बुलवा लो। हम इन्हें आज ही एडमिट कर लेते हैं। रीना ने अर्चना को देखा, फिर डॉक्टर की ओर मुताबिक होते हुए बोली, डॉक्टर मैं ही इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ क्योंकि इनका कोई भी रिश्तेदार इतने जल्दी नहीं आ सकता। अर्चना के मना करने पर भी रीना ने उसके माता पिता को फ़ोन कर दिया था। उन्होंने तुरंत आने की बात कही। उनके आने से पूर्व ही वह ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। बेहोशी की हालत में भी डॉक्टर के शब्द उसके कानों में पड़ ही गए। इसके यूट्रस में इन्फेक्शन इतना फैल गया है कि अगर निकाला नहीं तो जान जाने का खतरा है। बाहर जाकर इनके रिश्तेदारों से इजाज़त ले लो। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं। सुबह जब आँख खुली तो मम्मी पापा को अपने पास बैठा पाया। उनको देखते ही उसकी नफरत फिर से भड़क उठी थी। अगर उसे उनका प्यार और अपना तत्व मिलता तो उसके साथ ऐसे हादसे ही क्यों होते? अगर उस समय नर्स नहीं आती तो वह पता नहीं क्या क्या कह बैठती। बेटा कुछ खा ले वरना ताकत कैसे आएंगी। आवाज़ सुनते ही अर्चना अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। नर्स पता नहीं कब चली गई थी। माँ हाथ में फलों की प्लेट लिए खाने का इशारा कर रही थी तथा उसके पास ही बैठे पापा आशा भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। उसने बिना कुछ कहे ही मुंह फेर लिया क्योंकि वह जानती थी कि माँ की आंखों से आंसू बह रहे होंगे, पर वह अपने दिल के हाथों विवश थी या शायद वह उन आंसुओं का सामना नहीं करना चाहती थी। बार बार एक ही विचार उसके मन में आ रहा था, माना माता पिता उसकी उचित परवरिश ना कर पाने के लिए दोषी थे, पर हर सुविधा मिलने के बावजूद उसने भी कौन सा अच्छा काम किया। दूसरों को दोष देना तो बहुत आसान है, पर जिंदगी बनाना बिगाड़ना तो इंसान के अपने हाथ में है। अर्चना समझ नहीं पा रही थी कि कुदरत ने औरत को इतना कमज़ोर क्यों बनाया है कि एक छोटा सा आंधी का झोंका उसके सारे वजूद को हिलाकर रख देता है। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि हादसे में उसके गर्भाशय को निकाल देना पड़ा। अपूर्ण औरत बनकर वह कैसे जी पाएंगी? माँ ने तो अपने करियर के लिए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, पर उसने तो उन्हें दुख देने के लिए यह सब किया। उसका तो यही प्रश्न होना था, पर वह अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि सज़ा किसे मिली। सच में दोस्त, हमारे माता पिता हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, पर हमें हमारा फर्ज है कि उनके साथ हमेशा सही व्यवहार करें, नहीं तो बाद में सिर्फ पछताना ही होता है। माँ बाप को कष्ट देकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।